नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। मैं हूं मृत्युंजय ठाकुर। हंगामा। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब झारखंड इस एक लफ्ज से दो चार नहीं हो रहा। रांची से राजमहल तक हर दिन हर लम्हा हंगामा ही हंगामा। कभी घुसपैठ के सवाल पर हंगामा तो कभी उसका विरोध करने के लिए हंगामा। कहीं अलग राज्य की मांग के विरोध में हंगामा तो कहीं हेमंत सोरेन को बेल पर हंगामा। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा। आखिर क्यों? क्या बिना हंगामे के यहाँ कोई बात कहीं सुनी नहीं जा सकती? क्या राजनीति के लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता हंगामे की सड़क से गुजरती है? आखिर इससे किसको फायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा? आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में आज हम इन्हीं हंगामों के नफा नुकसान पर चर्चा करेंगे कि आखिर हंगामा है क्यों बरपा। तो मानसून सत्र के तीसरे दिन कई बार सदन में हंगामा हुआ। कभी सत्ता पक्ष की ओर से तो कभी विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। हंगामे के पीछे की सियासत के क्या मायने हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजनीति में हर हंगामे के पीछे एक कहानी होती है, एक वजह होती है, एक मकसद होता है। सदन से सड़क तक हंगामा ही हंगामा। निशिकांत दुबे के झारखंड को बांटने के बयान के खिलाफ जेएमएम ने समूचे प्रदेश में आक्रोश मार्च निकाला। इन मार्चों में बीजेपी और निशिकांत के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन राजधानी रांची में बापू वाटिका से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक हुआ। सड़क का नजारा आपने देखा, अब देखिए सदन का नजारा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रदीप यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम के खिलाफ साजिश हुई थी। बीजेपी नेताओं को कान पकड़ करके माफी मांगनी चाहिए। नहीं, हमने स्पष्ट कहा विधानसभा में, फिर से दोहराता हूँ कि अगर जेल जाने के पहले नेताओं के इस प्रकार के बयान आए कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा, वो कोई फॉर्च्यून टेलर तो है नहीं, भविष्यवक्ता तो है नहीं। यानी उस साजिश में सारे लोग शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसके तहत उन्हें जेल भेजा गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सीएम को जमानत मिली है, वो अभी बरी नहीं हुए हैं। हंगामे के लिए इतना काफी था। सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित हो गई। 1 बजे के करीब बीजेपी विधायक फिर वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। अनंत ओझा ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मसला उठाया। बांग्लादेशी घुसपैठिया अवैध रूप से इस झारखंड में आ रहे हैं, संताल परना के अंदर आ रहे हैं, जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार मौन धारण किए हुए है। बड़े पैमाने पर यहाँ अवैध रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं, नागरिकता का वैध प्रमाण पत्र बन रहे हैं। सदन के अंदर हमने आवाज उठाई थी, सरकार ने कहा कि सीआईडी जांच करा रहे हैं। संथाल परगना में आदिवासी बच्चे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के द्वारा आप उसको पिटवा रहे हैं? आज आपके हटिया, जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, इस हटिया विधानसभा में 20,000 से अधिक बांग्लादेशी मुसलमान आकर के अपना राशन कार्ड और वोटर आईडी में नाम चढ़वा लिया लोगों ने। एनआरसी अगर लागू नहीं होगा तो झारखंड की दुर्दशा हो जाएगी। हमारी माटी, बेटी और रोटी तीनों छीन ली जाएगी। इसलिए चिंता भारतीय जनता पार्टी झारखंड के भविष्य के लिए कर रहा है, वोट के लिए नहीं कर रहा है। हम लोग तो बार बार हंगामा कर रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। सरकार को उनकी घोषणा याद करा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने यही कहा था कि नहीं करूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो हेमंत सोरेन जी आखिर राजनीति से कब संन्यास लेंगे, ये जानना चाहती है झारखंड की जनता। विधायक कल्पना सोरेन ने पहली बार सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ भाषण देता है, भाषण से जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ये मेरा सवाल है कि जब आप हमारा आदिवासी धर्म कोड, हमारा पिछड़ों का आरक्षण, हमारे जितने भी यहाँ से नीतियाँ लागू होते हैं उनको वहाँ से इन्होंने आगे पास करने का काम नहीं किया है, और आज ये हमारी आदिवासी संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ जो अभी आते हैं आसाम से, माननीय, उनको मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ पर में असम में भी झारखंड के हमारे उराव, मुंडा, आदिवासी के बहुत सारे लोग हैं। क्या आज इतने वर्षों से वो वहाँ रह रहे हैं, क्या उन्हें झारखंडियत का उनको सम्मान मिला है? राज्य में 21 से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं के लिए लाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए दिए जाने का
उनको प्रारंभ करने के लिए ये राशि की मांग प्रस्तुत की गई है। तो मेरा ये सवाल विपक्ष साथियों से ये रहेगा कि क्या आप यहाँ झारखंड के जन उपयोगी योजनाओं के खिलाफ है? क्या हमारे यहाँ की सर्वजन पेंशन की योजना के तहत मिल रही राशि के खिलाफ है? या क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ है? अगर आप खिलाफ हैं तो आप हमारी महिलाओं के विकास के खिलाफ में हैं। विपक्ष ने उनके भाषण में बार बार टोका टोकी की। भानु प्रताप शाही ने सदन में बालू लूट का मसला उठाया। मुख्यमंत्री ने गरीबों को मुफ्त में बालू देने के फैसले का ऐलान किया। अध्यक्ष महोदय, एक विषय को मैं सदन के सदस्यों को बता देना चाहता हूं और सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। वॉकआउट कर चुके विपक्षी नेताओं के बीच सदन में 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ और सदन की कार्यवाही 31 जुलाई 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। नीला सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो ये हंगामे की राजनीति और राजनीति में हंगामा, इन तमाम मुद्दों पर, इन विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शिव पूजन पाठक जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, अरविंदर सिंह देओल जी हैं प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सागर कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और गौतम उपाध्याय जी प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करते हैं शिवपूजन पाठक जी का, प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी मीडिया के। शिवपूजन जी, ये हर बात पे हंगामा कितना जायज़ है डेमोक्रेसी में? प्रदर्शन का हक है सबों को शांतिपूर्ण, ये हंगामा कितना जायज़ है डेमोक्रेसी में और इससे क्या बनता बिगड़ता है? देखिए, प्रतिपक्ष का जो धर्म है वो यही है कि सदन में जनता की आवाज़, जनता की जो जनभावनाएं हैं उसको प्रकट करें। अब यदि सत्ता पक्ष उसको सही उत्तर नहीं देता है तो उसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो नियमावली है, उसके तहत हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, प्रयास करते हैं कि सरकार पर हम दबाव बनाएं और सरकार से जवाब हम चाहते हैं। लेकिन सरकार जब एकदम निरंकुश हो जाती है, जब उसको सत्ता का अभिमान हो जाता है, जब वो जवाब नहीं देते हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है, सवाल नहीं होता है, वो एनडीए का सवाल नहीं होता है, वो राज्य के 3.25 करोड़ जनता का सवाल होता है। और जब उससे सत्ता पक्ष भागता है तो स्वाभाविक रूप से हम सदन में जो उसके संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हम आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे आप उसे हंगामा कह दें, आंदोलन कह दें या जो उसका नाम दे दें, वो प्रतिपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आज नहीं कर रही है। जब से ये सरकार बनी है उस दिन से एक मजबूत विपक्ष के नाते आपने देखा होगा कि 4.5 वर्षों से हम लगातार जनता की आवाज को सदन से सड़क तक उठा रहे हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं। चाहे इनका पहला साल गुजरा हो, दूसरा साल गुजरा हो, तीसरा साल गुजरा हो, चौथा साल गुजरा हो, लगातार, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, यहां खान खनीज के लूट का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, ये सारे वायदे इनके थे। अब तो ये जाने वाली सरकार है, अब विदाई की बेला है। अब इस विदाई की बेला में हम इनसे यही पूछना चाहते हैं, कम से कम आप माफी मांगिए। जैसे घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हम ये करेंगे, वादा करेंगे, ये वादा किया था आपने, ये करेंगे, 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देंगे और नहीं देंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो थोड़ा पहले ही सही आप इस्तीफा दे करके बताइए कि हमसे ये काम नहीं हो सका, हम जनता से माफी मांगते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। कुछ भी बताइए, कहां गया नियोजन नीति, कहां गया 1925 का खतियान, लंबी लंबी यात्राएं हुई, सदन में आप बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के सत्ता पक्ष के लोग खड़े हुए 1932 के नाम पर, ये जनता को बरगलाना, युवाओं को बरगलाना, ये सारी चीजें जो हुई
तो एक प्रतिपक्ष के नाते हमारा धर्म बनता है कि हम इस बातों को उठाएं। जी, बिल्कुल। जैसे सत्ता पक्ष जनता का प्रतिनिधि है, वैसे प्रतिपक्ष को भी जनता ने भेजा है, और वो अपने जो हमारा धर्म है उसको हम सदन से सड़क तक उठाते हैं, और आज वही हो रहा है। और हम जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम अपना प्रतिपक्ष का धर्म निभाते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल मैं अरविंदर सिंह देओल साहब से, प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे दोहराऊंगा कि यह हंगामा क्यों? जी धन्यवाद। हंगामा जिन्होंने किया, अभी उनको आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि हंगामा क्यों किया और हंगामा कहाँ तक जायज़ है। देखिए, कहीं ना कहीं हंगामे में सच छुप जाता है, सच की आवाज़ कोलाहल में दब जाती है, और यही जो सच बीजेपी वाले जनता के सामने लाना देना नहीं चाहते कि जो योजनाएं पिछले 3-4 दिनों में अनाउंस की गई, आज जैसे बालू की योजना का अनाउंसमेंट किया, तो ये बीजेपी चाहती नहीं कि ऐसी योजनाओं की जो बेनिफिट्स है वो जनता तक पहुंचे। तो हंगामा करो, बोलने मत दो। आपने देखा था कि ठीक है, विपक्ष का काम हमने कभी डिनाई नहीं किया, एक स्ट्रांग विपक्ष डेमोक्रेसी की बैकबोन है, होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बट अंधभक्त और बायस्ड नहीं होना चाहिए। जनता का सरप्रिय, डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ऑपोजिशन को। और जैसे आपने कहा कि हंगामा, तो हंगामा करने वाले सत्ता पक्ष के लोग तो थे नहीं, हंगामा करने वाले तो विपक्ष के लोग थे। बीजेपी को जब, और इनका सबसे इजी है कि जब कुछ समझ नहीं आए हल्ला कर दो, डिसरप्ट कर दो, चलने मत दो, क्योंकि अगर विधानसभा चलेगी और जिस तरह से हेमंत जी और हेमंत जी की टीम अब काम कर रही है, फैसले लिए जा रहे हैं, और अगर विधानसभा स्मूथली रन करेगी तो 3 दिन में ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो 5 सालों की नज़ीर बन जाएंगे। तो ये नहीं चाहती है बीजेपी, और इसी से बचने के लिए, और देखिए हम फिर भी, आपने देखा था एनडीए पिछले मोदी 2.0 में 144 एमपी को सस्पेंड करके, बाहर करके इन्होंने बिल पास करवा लिए। हम भी कर सकते हैं, पर हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। हम विपक्ष का आदर करते हैं, विपक्ष का काम है उठाएं बात जनता की, उनको विपक्ष में बैठने का काम जनता ने दिया है, तो जनता की आवाज़ वो जरूर उठाएंगे, बट हम ये नहीं करेंगे कि उनको सस्पेंड करके बाहर करो और एक रोड रोलर की तरह अपना ये चला लो। देखिए, जिस तरह की लीडरशिप आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी दिखा रहे हैं, एक ब्रिटिश अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका बहुत एक साइमन साइनेक करके उनकी बहुत एक अच्छी लाइन मेरे दिमाग में आ गई थी, तो मैंने निकाली कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, है ना, जैसे मोदी जी है कि मैं चार्ज में हूं। लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द पीपल हु आर यू इन चार्ज ऑफ। मतलब आप जिस लोगों के चार्ज में हैं उनके लिए आप रहिए, ये नहीं कि मैंने चार्ज ले लिया, आप उनके, जिनके लिए आप चार्ज में आए हैं उनकी भलाई के लिए आप। तो आज जिस तरह से हेमंत जी और कल्पना जी ने जो अभिभाषण में अपने कहा, भाषण में, ये क्लियर है कि उनकी एम्पैथी झारखंड के लोगों के लिए है। अरविंदर जी, मेरा दायरा खाली विधानसभा नहीं था, सड़क से सदन तक की बात है। आज जेएमएम ने पूरे राज्य भर में, हाँ, मैं उस पे आता हूं, मैं भी उस पार्ट में, रांची हर जिला मुख्यालय पे एक हुआ। देखिए क्यों हुआ, एक हम सांसद या विधानसभा क्या है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, मंदिर ही कहते हैं ना उसको, वो पूजनीय स्थल है, और वहां बैठ के अगर कोई इलेक्टेड नेता झूठ बोले, आंकड़ों से हेर फेर करे, तो उसका विरोध तो होना चाहिए बस। मैंने पहले भी ट्वीट भी किया था 2 दिन पहले, जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ने और जिस तरह बाबूलाल मरांडी जी ने से भ्रम फैलाया, झूठ बोला, 36-26 का जो आंकड़ा दिया, मैं उस पर आपके चैनल पे भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने 3 घंटे बैठ के, जब ये आंकड़ा आया, लोग मुझसे पूछने लगे, तो मैंने 2001 का सेंसस खोला, 2011 का सेंसस, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। तो सबसे पहले पूरे देश की बात कर लेते हैं कि जब 1951 में देश आजाद हुआ, उस समय 2 करोड़ आदिवासी थे इस देश में, पूरे देश में बात कर रहा हूं। 2011 की संख्या 10 करोड़ 50 लाख। तो ये आदिवासी घटे या बढ़े, ये झारखंड की बात कर लेता हूं। 2001 की जो सेंसस है, जो संथाल परगना, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं संथाल परगना के, मैं उसकी बात कर लेता हूं। 16.73
लाख ट्राइबल्स थे इस संथाल परगना में, जो बढ़ के 20 लाख 0.3 या 4 लाख हो गए। 16.73% का रेज है इनका 10 सालों में। तो और ये बोल रहे हैं कि आदिवासियों को एलियंस ले गए, कहां मैं अभी इस पर तो ऐसा झूठ बोल रहा, तो इसका विरोध होना चाहिए। जी अरविंदर जी, आपकी बात पूरी हो गई। मैं सागर कुमार जेडीयू से हैं, उनसे पहले मैं शिवपूजन पाठक जी से इसी अरविंदर कुमार देओल जी के बात का जवाब लेना चाहता हूं कि डाटा झूठे रखे गए, पार्लियामेंट में रखे, आरोप इनके ये। देखिए, मैं इसी पर अगर कहूंगा कि ये झूठ बोल रहे हैं तो इसमें कहीं सी अतिशयोक्ति नहीं है। 1951 से लेकर के जब से जनगणना प्रारंभ हुई है और 2011, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं, कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी, तो 1951 से लेके 2011 के बीच के में जनगणना का जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट है कि पूरे झारखंड में भी आबादी घटी है और संथाल परगना में तो अप्रत्याशित ढंग से घटी है। देखिए, मैं चैलेंज करता हूं, पूछ नहीं रहा, मैं चैलेंज करता, मैं बोल नहीं रहा था, फिर ये मैं चैलेंज करता हूं, आपको बोलता हूं कि आप 2001 का डेटा, आप अरविंदर जी हम आप ही के पास लौटा, मैं चैलेंज करता हूं कि ये झूठ बोल रहे। ठीक है, मैं भी चैलेंज करता हूं। हाँ, हम आपके पास लौटेंगे। अभी आपको कम से कम जिस हंगामे की बात हम लोग कर रहे हैं वो कम यहाँ ना हो। एक एक करके अगर आप चैलेंज कर, मैं भी चैलेंज करता हूं, और मैं आपके आंकड़ों को सुन रहा था, मेरे आंकड़ों को भी सुनिए। आपके विपरीत है, इसलिए आप उस पर हंगामा कर रहे हैं। पाठक जी बोलिए आप। मैं भी चैलेंज करता हूं, मेरे जो आंकड़े जो दिए जा रहे हैं पर डे, हम जो बता रहे हैं वो आंकड़े ही सही हैं और अप्रत्याशित ढंग से, और इनको देश के हिसाब से ये आंकड़ा दे रहे हैं, देश के हिसाब से। और झारखंड में ये बतलाना चाहते हैं कि नहीं, आबादी नहीं घटी है, सब जगह आबादी घटी है। 1951 से लेकर के कितने वर्षों तक कांग्रेस ने सत्ता चलाई? लगातार 60-65 सालों तक कांग्रेस की सत्ता रही, कभी भी इनका ध्यान नहीं गया इन सारी बातों पर। धर्मांतरण का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले सके। चलिए, कांग्रेस के भी हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं। ये एक जब इनका सवाल आपने खड़ा कर दिया तो आंकड़ों के साथ साथ इन्होंने कहा है कि अभी 3-4 दिन में क्या फैसले हो जाते, अभी बहुत से फैसले होने वाले हैं। ये जाते जाते बालू फ्री कर रहे हैं। इनसे 4.5 साल से हम मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बनाने में दिक्कत हो रही है, आप बालू क्यों नहीं देते हैं, पंचायत को क्यों नहीं अधिकार देते हैं? ये तो बालू इनसे कमीशन खोरी आ रही थी, दलालों को इन्होंने सौंप दिया बालू को, आज ये फैसले ले रहे हैं। ठीक है, आज ये 1000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। हमने तो मांग किया, हमारे प्रभारी आए, सह प्रभारी आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबने मांग किया है कि 1000 रुपये अगर आपकी बहन योजना आप चला रहे हैं, मैया योजना आप चला रहे हैं, तो 5 साल का हिसाब दे दीजिए, 12-5 60 होता है। आप 60 महीने का 60,000 रुपया उनके अकाउंट में दीजिए। अगर आपके नियत में खोट नहीं है तो ये तो चुनावी घोषणा आपकी है, 1000 रुपया 1 महीने के लिए आपको देना है। ठीक है पाठक जी, आपने कहा कि आदिवासियों की तादाद जो है 2 लाख किसानों के ऋण माफ करने थे, आज तक आपने नहीं किया। आपको 5 लाख नौकरी देनी थी, नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता के लिए कौन रोका था, वो आपने नहीं किया। अभी आप सब करेंगे, इसलिए करेंगे कि जनता को फिर आपको दिग्भ्रमित करना है। अब आपके ये काठ की हांडी है, नहीं चढ़ेगी दोबारा। चलिए, गौतम उपाध्याय जी, शिवपूजन पाठक साहब ने कहा कि आदिवासियों की संख्या जो है कांग्रेस के रिजिम में ही घटनी शुरू हो गई बहुत ज्यादा। देखिए, अब हवाई बातों पर तो यकीन करना मुश्किल होगा, तो मैं मांग करता हूं आपके चैनल पे अभी तुरंत ये मुझे डेटा का सोर्स बताएं कि ये कौन सा डेटा लाते हैं ये भाजपा वाले और किस सोर्स से ये डेटा जनरेट होता है। पिछले 10 सालों में, चलिए कांग्रेस के शासन में बहुत सारे चीज ऐसे हुए जिन पर ये आज तक टिके हुए हैं। इनकी राजनीति, मोदी जी की राजनीति आज तक टिकी हुई है। जिनका कंपटीशन ही नेहरू जी से हो रहा हो तो फिर उनके बातों पर हम क्या बात करें। चलिए, मुद्दे की बात ये करते हैं, जिस बालू की बात कर रहे हैं, हेमंत जी ने एक ऐसा कदम उठाया, बाबूलाल मरांडी जी तो 200 रुपया, आपको याद होगा, और याद नहीं होगा तो पाठक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूछ लें बाबूलाल मरांडी जी से, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में बालू उठाई का रेट तय किया गया था वो किसने तय कराया था और कब कराया था और क्या अमाउंट था। आज अगर हेमंत जी ये देख रहे हैं कि गरीबों को आवास योजना मिलनी चाहिए और मिल रही है और उसमें दिक्कत आ रही है और उसको फ्री किया जा रहा है जो टैक्स पेयर्स नहीं है उनको, तब इनको क्यों तकलीफ हो रहा है। गरीबों का शोषण जो करता चला आया है वो करेगा ही।
गरीबों को अच्छा लाइफस्टाइल भाजपा देख ही नहीं सकती है। दूसरी चीज मैं चलिए अब थोड़ा दूसरी सागर कुमार जी भी बैठे हो। हाँ चलिए बोलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं। तो डेटा का सोर्स तो आज इनको देना होगा, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो मैं आज भाजपा पे चार्ज करूंगा। बिल्कुल, एक एक करके सभी पहलुओं पे बात की जाएगी। सागर कुमार जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे। सागर जी, आप बहुत साफ और स्पष्ट तौर पे बात करने वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं। आपसे वही सवाल करेंगे कि इन हंगामों का डेमोक्रेसी पे क्या असर होता है? क्या हंगामे जायज होते हैं? देखिए, लोकतंत्र में तो आवाज उठाने का अधिकार सत्ता पक्ष के लोगों को भी है, आवाज उठाना और हंगामे में फर्क लोगों को भी है। लेकिन आवाज उठाने का तरीका संवैधानिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, और उससे किसी को असहज नहीं महसूस हो, इस तरीके से आवाज उठाना चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हंगामा विधानसभा में लोग कर रहे हैं, और ये जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, जो कि कल्याणकारी साबित नहीं हो सकी, विगत 5 साल अब लगभग पूरे होने को है अगले 2-4 महीने के अंदर, और लगातार जो है रोजगार की लूट, बालू की लूट, जमीन की लूट और महिलाओं के आबरू की लूट, लगातार जो पूरे राज्य में जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, उसको लेकर के विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उनको आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है। सदन के जो तंत्र है, सत्ता पक्ष का जो तंत्र है, लाठी के बल पर, केस के मुकदमे के बल पर उनके आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगातार जो है जनता की आवाज़ को विपक्ष सदन में और सड़क में उठाने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में चुनाव सामने है, और ऐसे समय में जब हम लोग लगातार जन मुद्दों को लेकर के मुखर हो रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। यही कारण है इनके हंगामा का। जी बिल्कुल। अब देओल सिंह, अरविंदर सिंह देओल साहब, इन्होंने कहा अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश भर में, तो ये तभी इनको आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है, और वो भी जोर शोर से। अराजकता का माहौल, तो अब एग्जाम्पल तो देना होगा ना, क्या अराजकता फैली हुई है, किसके घर से घुस के लोग लूट के ले जा रहे हैं, या कहाँ से लोगों को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जा रहा है। ये बिहार जेडीयू का शासन थोड़ी है, जेएमएम और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का शासन है। यहाँ अराजकता नहीं, अराजकता जहाँ पर है वो जानते हैं, और इनको अच्छी तरह से अराजकता का मतलब मालूम है। इसलिए ये अपना दुखड़ा यहाँ रो रहे हैं झारखंड में, वहाँ तो बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी सरकार है। और जिस तरह शिवपूजन जी ने चैलेंज किया, मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि 1951 का सेंसस आपको भी बोलता है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पीछे कोई निकाल दे डेटा। देखिए, एक रिपोर्ट आई थी, ये रिसर्च गेट का रिसर्च पेपर है, 1951 से ये जो 36 और 26%, ये 2011 का नहीं है, ये 1951 से लेके 1951 से 1991 के बीच में एक रिसर्च पेपर आया था। बट 36 और 26% का खेल मैं आपको फिर से, मैं बहुत जगह समझा रहा हूं, मैं बेसिक आपको समझा देता हूं कि 1951 में 30 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, और आज 140 करोड़ जनसंख्या है। तो 36, अगर मैं मान लूं कि 5 गुना आसपास है, तो मैं मान लूं कि 1000 पॉपुलेशन थी एज एन एग्जाम्पल, तो 36% तो 360 आदिवासी थे। आज 5 गुना कर दीजिए, 5000, उसका 26% 1250 के आसपास होता है। तो 360 से अगर 1250 आदिवासी हो गए, ये कम हो गए या ज्यादा हो गए, ये सिंपल मैथ्स है। अगर इतनी समझ नहीं है तो मुझे लगता है कि इनको बोलना नहीं चाहिए जिस बारे में समझ नहीं होती है। और मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, लॉजिक कुछ और है। इस प्रकार के आंकड़ों के लिए ये गणित समझा रहे हैं, मान लीजिए इतना होगा, मान लीजिए नहीं, मैं बता रहा हूं, समझा रहे हैं। अरे या तो आप आंकड़ा लेके आइए, 1951 46% आबादी थी आदिवासियों की 1951 में, 36 से 46% संथाल परगना में आबादी थी। आज कहां है आप? 9% मुसलमानों की आबादी थी, आज 22% हो गई। 2001 और जहां तक ये कह रहे हैं अराजकता की स्थिति, 2001 में 46%। मृत्युंजय जी, मैं एक बात मेरी सुन ली जाए, ये कह रहे हैं अराजकता की स्थिति, बंगाल से घुस करके पाकुड़ में घर में घुस करके लोगों को मारा जा रहा है, हॉस्टल के छात्रों को मारा जा रहा है। और ये घुस के हॉस्टल के छात्र, ये क्या कनेक्शन है? ये पुलिस की कार्रवाई थी जो एकदम गलत थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। रातों रात ये अराजकता कहां से आ गई? रातों रात दलित को उठा करके पलामू में
और उसको जंगल में उठा के रातों रात रेप विक्टिम को हाथरस के रेप विक्टिम को हमने नहीं जलाया। टुकड़ों टुकड़ों में बेटियों को काट दिया गया, यह अराजकता का माहौल नहीं है। दरोगा को ट्रक से गौतम जी कुछ बोल रहे हैं। आज भी देखिए मैं अराजकता का माहौल नहीं है। आज भी गिरिडीह में मृत्युंजय जी जबरदस्ती ये कैसे अराजकता का माहौल चाहते हैं? आज भी गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी जी ने एक्स हैंडल से ट्वीट भी किया है, गिरिडीह में जबरदस्ती मुसलमान धर्म अपनाने के लिए मुखिया पति ने, सरपंच ने वहां पंचायत में दबाव दिया। इसको लेकर के थाना में FIR भी हुआ और हमारे देवल साहब कह रहे हैं कि कहीं अराजकता की स्थिति नहीं, उदाहरण मांग रहे हैं, एग्जाम्पल मांग रहे हैं। 7,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो गई, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। मेरा एक सवाल, सोई हुई बच्ची को जला दिया गया पेट्रोल छिड़क के। ऐसी कई घटनाएं यूपी में भी देखने को मिली है, पूरे देश में देखने को मिली है। यहाँ यूपी की चर्चा नहीं हो रही है, पूरे देश की चर्चा हो रही है। अराजकता तो पूरे देश है ना, झारखंड का आप फिर गलत देख जो रहे आपके हैं। सहयोगी, आप झारखंड का जो डेटा देख आपके लीजिए और सहयोगी पूरे देश का डेटा देख लीजिए। मैं बैठेंगे उनसे सवाल होगा। मैं झारखंड की बात करने चलिए, मैं भी झारखंड पे आ जाता हूँ। ठीक है, पाठक जी है झारखंड की बात। मैं झारखंड की बात करता हूँ, डेमोग्राफी की बात करता हूँ, बांग्लादेश घुसपैठ की बात करता हूं, बांग्लादेश की बात करता हूं। GDP ऑफ बांग्लादेश कितना है और इंडिया का कितना है? आपके विधायक कह रहे हैं कि पहला सवाल, बिहार के लोग आकर के अब बांग्लादेशी से अब मैं देखिए, मैं तो शांतिपूर्वक सवाल कर रहा हूं और बोल रहा हूं अपनी बात। अब फिर पाठक जी के समय में बोलने लगूंगा तो ये फिर बोलेंगे कि मैं तो बोलता ही नहीं हूं। 16,000 करोड़ से जो पावर प्लांट अडानी जी ने लगाया, किस जिले में लगाया, किस संसदीय क्षेत्र में लगाया, वहां के सांसद कौन है और कितने टर्म से सांसद हैं, और वहां की बिजली कहां जा रही है? तो जब आप बिजली बांग्लादेश को दे सकते हैं, जब बांग्लादेश का GDP हमारे बहुत शर्मनाक बयान, मैं आपके बयान पे आ रहा हूं। समझौता है ये अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं है, ये बहुत शर्मनाक बयान है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जनता को मैं नहीं सुन सकते इसी बात, बिल्कुल गलत बात है पाठक जी। समझौता हो रहा है, पाठक जी मुझे बोलने दीजिए, वरना आप कभी इस चैनल में बोल नहीं पाएंगे। आप बांग्लादेश मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बता दे रहा हूं। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जो सही है उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है? जिस जिले में, जिस संसदीय क्षेत्र में अडानी पावर प्लांट लगता है, केंद्र का पैसा से लगता है, वो बिजली कहां जा रही है और किसके आदेश से वो ट्रीटी साइन हुई है? क्या राज्य सरकार ट्रीटी साइन करती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे? और घुसपैठ का मुद्दा पे आपका केंद्र सरकार चुप क्यों है? गृह मंत्री क्यों चुप है? और दूसरी बात, गृह मंत्री तो दूर की बात है, आपका इंटेलिजेंस फेल है। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को? और पिछले 10 साल से फेल है। सिर्फ आप किसी धर्म को जोड़ करके और धर्म की राजनीति करना बंद करिए। आप जनहित के मुद्दे पे बात करिए और जनता के हिस्से की बात करिए। आपके राज्यकाल में 2014 से 19 में कितने छेड़छाड़ हुए वन नियम कानून से? क्या रघुवर जी आकर के जवाब देंगे क्या? आज एक पेड़ मां के नाम, जाके जमशेदपुर टाटा हाईवे देख लीजिए, आज तक बनने नहीं दिया अर्जुन मुंडा जी ने और रघुवर जी ने। एक पेड़ नहीं लगा वहां। इन सब मुद्दे पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको यह भी बोलना चाहिए। और सड़क ही रास्ता होता है सदन का। जनता जब देखती है कि जब उसके हित की बात करने वाला व्यक्ति अगर सदन में बोल रहा है और उसकी आवाज को दबाया जाए, चाहे वो राहुल गांधी जी की बात हो, चाहे कल्पना सोरेन जी की बात हो, चाहे हेमंत जी की बात हो, जो सच है वो सामने आता है। अब मीडिया की आवाज को भी मोदी जी ने दबाने का काम किया, क्योंकि अब उनका गला ढाई घंटे सदन में बंद रहता है, गला घुटता है। देखिए, शिवपूजन जी बोल रहे थे तो घुसपैठ की बात, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत महत्वपूर्ण मैटर। बट मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं, जिस तरह से बीजेपी के जो सारे हमारे यहाँ विधायक हैं, कि इनका एक विधायक दल जाए और राजनाथ सिंह से कहे कि आपसे नहीं संभल रहा, आप झारखंड के मुख्यमंत्री को अपना शक्तियां दे दें, हम रोक के दिखा देंगे घुसपैठ। जी चलिए, तो बातचीत हमारी चर्चा जारी रहेगी। हंगामे से लेकर हम घुसपैठ तक पहुंच गए। सीधा रुख करेंगे शिवपूजन पाठक जी का। ब्रेक से पहले जेडीयू जेएमएम के प्रवक्ता ने, अरविंदर सिंह देओल जी ने कहा कि राजनाथ सिंह को अपनी शक्तियां झारखंड के मुख्यमंत्री में वेस्ट कर देनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सकें बॉर्डर को। हम सही एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो शक्तियां देंगे तभी
रोक सकते हैं ना, क्योंकि पावर तो उनका है रोकने का। पाठक और जी, ब्लेम हमको दे रहे हैं, तो जब अगर शक्तियां दे के देखो, हम रोक के दिखा देंगे। मतलब ये बॉर्डर फेल्योर है, ये अभी एक सज्जन ने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। तो नहीं, आप ये बताइए, बांग्लादेशी गौतम और उपाध्याय बॉर्डर जी ने फेलियर नहीं है तो क्या झारखंड की पुलिस का फेलियर है? बांग्लादेशी अपना इंटरनेशनल बॉर्डर टप के, ये झारखंड पुलिस कब से इंचार्ज हो गई इंटरनेशनल बॉर्डर की? मेरे समझ से परे। पाठक अब मैं बोलूं जी जी तुंजय जी, जी, ये जो आंकड़े चल रहे हैं, हमने 51 से लेकर के 2011 के आंकड़े बताए हैं, और अभी उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। ये सारे आंकड़े जिसमें मैक्सिमम समय कांग्रेस और उनके सहयोगी जो हैं उनकी सत्ता रही है यहाँ। अब आप देखेंगे इनसे जो प्रश्न किया जा रहा है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, आए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इनकी सरकार जो 19 से अभी चल रही है उसमें जो आधार कार्ड बन रहे हैं, जो उनके राशन कार्ड बन गए, जो उनके घर बन गए, जो सीएनटी एसपीटी के जमीन पर, एसपीटी के नाम पर ये राजनीति करते हैं और एसपीटी के जमीन पर वहां बड़े बड़े मस्जिद और जो मदरसे बन रहे हैं, और ये बताते हैं कि नहीं है। आखिर कैसे बन रहे हैं, किनके पदाधिकारी बना रहे हैं, कौन रिकमेंड कर रहा है? आपको याद होगा कोरोना के समय में यहीं से बस खुली थी और डीसी से जबरदस्ती परमिशन लेकर के, उस समय जो डीसी थे और जो तबलीगी जमात के लोग थे उनको, उनके साथ बांग्लादेशियों को बस में बैठा करके और यहां से बाहर किया गया था और संथाल परगना भेजा गया था। तो ये शुरू से जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार से करते आए हैं। आज अनेक उदाहरण हैं, एकदम बाय नेम करके सदन में भी रखा गया है। रोज हम लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से आदिवासी लड़कियों से और वहां का मुस्लिम समाज के लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और इनको यह जानना चाहिए ये यहां के मुसलमानों की हकमारी कर रहे हैं और उसके समर्थन में ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो वोट कर रहे हैं इनके पक्ष में। उन मुसलमानों का भी आप ख्याल कीजिए जो यहां बरसों बरसों से रहते चले आ रहे हैं, जो यहां के मूलवासी हैं। आप उनकी हकमारी बांग्लादेशियों से करवा रहे हैं, यहां के राशन कार्ड का फायदा वो ले रहे हैं, अनाज का फायदा ले रहे हैं और आप उनको सहयोग कर रहे हैं। जब हम आवाज उठाते हैं, अरे आपको क्या जाता, आप एसआईटी गठित कीजिए, जांच कर दीजिए, बता दीजिए कि नहीं हुआ है घुसपैठ। अब तो हद हो गई, जब कोर्ट ने इनसे पूछ दिया है उसके बावजूद ये कह रहे हैं, सदन में कह दे रहे हैं कि घुसपैठ हुआ ही नहीं है। एक तरफ न्यायालय का फैसला इनके अनुकूल आता है तो उस पर ये कहते हैं कि बहुत अच्छा, हमारे अनुकूल है न्यायालय, हम सम्मान करते हैं, और जब न्यायालय इनसे पूछ रहा है घुसपैठियों के विषय में तो ये कहते हैं कि नहीं, घुसपैठ हुआ ही नहीं है, ये पहले ही जजमेंट दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी प्रारंभिक जांच साहेबगंज से शुरू कर दी है, सूचना होगी। गौतम उपाध्याय जी, ये सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर है। नेहरू जी जी बोलिए। देखिए, नेहरू जी के समय में घुसपैठ हुआ, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कांग्रेस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि भाजपा तो उसमें जन्म ली नहीं थी, नहीं तो वहां भी हिंदू मुस्लिम करते, हिंदू मुस्लिम पर विभाजन कराए। अब दूसरी चीज आ जाइए, अब दूसरी चीज पे आ जाइए। उस समय आप हिंदू मुस्लिम किए हैं, फिर भैया आप वही चीज कर रहे हैं। देखिए, बोले तब मैं बोल रहा हूं। नहीं तो फिर क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 3 टर्म के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आप किससे कंपेयर करते हैं? किससे आप कंपेयर करते हैं? नाम बता दीजिए ना। 3 टर्म के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात होती है तो किससे आप कंपेयर करते हैं? दूसरी बात, सोर्स तो ये बता नहीं पाएंगे। दूसरा बात यह है कि मैं फिर एक ऐसे जनगणना का रिपोर्ट है, वही सोर्स है मेरा। ठीक है, मैं अभी फिर भारत सरकार का अधिकृत रिपोर्ट। अभी जो ये सदन में एलिगेशन लगा रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संथाल में 125% बांग्लादेश, आप कैसे ये डिफाइन करेंगे कि जो लोग पहले वहां रह रहे हैं उनका आधार कार्ड तो राज्य सरकार तो बनाती नहीं है। हमें तो यही पता है कि भाई ये केंद्र की एजेंसी है, आधार कार्ड हम यहां बनवाते हैं, बेंगलोर में वेरिफिकेशन होता है, बेंगलोर से आता है। तो क्या बेंगलोर से मिली भगत चल रही है क्या? कहीं अगर बेंगलोर से चल रही है तो फिर वही इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल मुद्दा आ जाता है। दूसरी बात फिर आ जाइए कि इलेक्शन कमीशन को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कौन सी एजेंसी है? क्या वो राज्य सरकार के अधीन है? आप इलेक्शन कमीशन के डेटा को चैलेंज कर रहे हैं भाजपा। आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, और हेमंत जी आखिरी, ये लास्ट टर्म है, सदन का आखिरी सदन है इस
पूरे 5 साल के कार्यकाल का, उसमें और भी जो जो एजेंडाज हैं वो ना निकले। यही सब हो रहा खेल। जी अरविंदर सिंह देओल साहब। शिवपूजन जी ने कहा 2011 तक का डेटा है, इसलिए हम उसी पे बोलेंगे। तो 2011 तक का ये डेटा है। 2011 से आज 2024, झारखंड में 14 साल। तो 14 साल में क्या सिर्फ हेमंत सोरेन जी की सरकार रही? जब 5 साल रघुवर जी की सरकार, उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी, तो क्या इनका इंटेलिजेंस उसमें फेलियर था कि इनको ये बात पता नहीं चली? और आज अचानक ऑपोजिशन में रहते हुए इनका ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया कि इनको ये बात पता चल गई। तो रघुवर जी के समय ये बात क्यों नहीं उठाई? रघुवर जी तो पूरा हम पे जो बोल रहे हैं हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, रघुवर जी क्यों नहीं लिया एक्शन? अगर ऐसा कोई मामला था तो रघुवर जी को एक्शन लेना चाहिए था ना। तो पूर्ण बहुमत में 5 साल सरकार चलाई, पर उस समय तो सरकार के मजे ले रहे थे, यही सब कोई मामला था ही नहीं। अब चूंकि जमीनी हकीकत दिख रही है कि हम कहीं नहीं है, इंटरनल रिपोर्ट में दिख रहा है कि 0 बटा सन्नाटा है, तो बस हिंदू मुस्लिम एक ही। देखिए बीजेपी का टू गो टॉपिक हिंदू मुस्लिम। अब इनको कितनी चिंता है कि झारखंड के लोकल मुस्लिम का हक मार रहे हैं। मतलब इनके मुंह से सुनना मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये हिंदू मुस्लिम्स के बारे में, यहाँ के लोकल मुस्लिम्स के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। बहुत अच्छा भाई, विधानसभा चलने दीजिए, सबकी भलाई करने दीजिए, आप भी साथ आइए। जो अच्छी योजनाएं हैं अबुआ आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, अगर फ्री बालू हम देना चाहते हैं तो देने दीजिए, इस पे भी ऑब्जेक्शन है भाई। सागर कुमार जी, क्या ये जो तमाम बातें, जो तमाम लॉजिक तर्क आ रहे हैं, ये सब चुनावी बातें हैं क्या? जो घुसपैठ है, हंगामे है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, संथाल है। इसमें एक मिनट में एक चीज ऐड करना चाहता हूं। और देखिए निशिकांत दुबे जी ने हम पे आरोप नहीं लगाया झारखंड पे, उन्होंने 3 जिले बिहार के नाम लिए। तो मैं जदयू जी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं? वो जिम्मेवारी जिस जोशो खरोश से ये बोल रहे हैं आप जिम्मेवारी लीजिए, तो अररिया, किशनगंज और कौन सा एक जिला था, क्या नीतीश जी इस पे जेडीयू वाले हमारे प्रवक्ता जिम्मेवारी ले रहे हैं? सागर साहब देखिए, अभी घुसपैठ के संबंध में जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा और आंकड़ों की भी बातें हुई, रिपोर्ट की भी बातें हुई। और हो सकता है कि जो आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के शिवपूजन जी ने बताए, बटर साहब ने बताए, सही हो, अपने अपने जगह दोनों के तर्क सही होंगे। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, और प्रैक्टिकल बात यह है कि वास्तव में संथाल परगना के क्षेत्र में घुसपैठ हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं, घुसपैठ अधिक संख्या में हो रहा है। कल भी इस बात पर हम लोग जब यहाँ चर्चा कर रहे थे, कल भी मैंने कहा था कि मैंने जब मैं आ रहा था तो अपने जिला अध्यक्षों से मैंने बात की, पाकुड़ के, साहेबगंज के। उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे स्थिति कितनी भयावह है। और अभी इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के भाई, तो भाई इंटेलिजेंस की बात, कोई आतंकवादी यहाँ नहीं घुस रहा है कि इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं। घुसपैठिए जो घुस रहे हैं वो कोई सूचना देकर के नहीं घुस रहे। मैंने कल भी बोला था कि व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से, कोई पलायन के माध्यम से, कोई मच्छरदानी बेचने के माध्यम से, कपड़ा बेचने के माध्यम से, चादर बेचने के माध्यम से बंगाल के बॉर्डर पर आ रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर से झारखंड बॉर्डर पर घुस रहे हैं, और यहाँ पर कोर्ट के एफिडेविट बना करके जो है नॉन सेलेबल आदिवासी की जमीनों पर वो राज कर रहे हैं, उन पर रह रहे हैं लगातार। उनका जो यहाँ पर आधार कार्ड बन रहा है, तो जो वोटर आईडी किस पर फिक्स होनी चाहिए? नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि उनका जो अभी कह रहे थे कि बॉर्डर से घुस रहे हैं तो केंद्र सरकार का जिम्मा है, रक्षा राज्य मंत्री को पावर ट्रांसफर कर देना चाहिए हेमंत सोरेन जी को। तो यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, जो आधार कार्ड बन जा रहा है, शादी करके जो यहाँ जमीन पर वो लोग रह रहे हैं, आदिवासी जमीन पर, तो क्या राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल अगर है करें तो बिल्कुल अगर है सागर साहब जी, तो बिहार में जेडीयू लीडिंग गवर्नमेंट है जी, वो वहां भी कई जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। निशिकांत दुबे ने तो उनका नाम लिया, झारखंड के जिले का तो नाम ही नहीं लिया। वहां के इस घुसपैठ के लिए कौन रिस्पांसिबल? सभी जिलों का नाम निशिकांत दुबे जी ने जो लिया है, तो हम कहां थेथराई कर रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे? हम वहां की सरकार इसको चेक एंड वेरीफाई कराएगी कि भाई अगर ऐसी बात आ रही है
और गृह मंत्रालय का कोई रिपोर्ट बिहार सरकार को मिलता है तो बिहार सरकार उस पर कार्रवाई कराएगी। अभी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस में धनबाद के एक चर्चित अपराधी भागे हुए हैं, आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, लगातार कभी धमकी दे रहे हैं विधायक को, कभी दे रहे हैं व्यवसायी को, और इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आपका इंटेलिजेंस कहाँ है ये आपको बताना चाहिए। राज्य सरकार की इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस का पैरामीटर दोनों सेम है क्या? पैरामीटर पर जब आप दोनों का पैरामीटर तो आपको अपना इंटेलिजेंस भी तो बताना होगा। इसलिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं। वास्तव में घुसपैठ हुआ है और इसकी गणना और जांच दोनों होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर घुसपैठ हुआ है किसी भी एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी का नाम बता दे, घुसपैठिया का नाम बता दे, इनके पास तो डेटा है पूरा। अब आप डेटा नाम लेकर के थोड़ी आए हैं, नाम लेकर निशिकांत दुबे, आप मैं बता रहा हूं, बताया जा रहा है निशिकांत दुबे जी आदिवासी आज से हो गई। अरे नाम लेकर के एफआईआर हुआ है, रिपोर्ट पर, आंकड़ों पर, हाई कोर्ट के जजमेंट पर हम लोग नहीं करते हैं बात, नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब निशिकांत जी ने सदन में 11 लोगों का नाम दिखाया, पति मुसलमान, पत्नी आदिवासी, यही ऐसे करके वो दिखा रहे थे, तो उनका तो चेक एंड वेरिफिकेशन होना चाहिए ना। कुछ बातें निशिकांत जी के पास, आप अपोजिशन में निशिकांत जी नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, गौतम जी जब पार्लियामेंट कोई होनी चाहिए, मान लीजिए राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, राज्य सरकार गौतम जी पार्लियामेंट कोई छोटी संस्था नहीं है, एक बड़ा जिम्मेदार और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, संविधान बनाने वाली संस्था है, उससे बड़ी कोई संस्था हिंदुस्तान में नहीं है। अगर किसी सांसद ने वहां कोई बात कोई सबूत के साथ कही है, सबूत नहीं तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत। ठाकुर जी उन्होंने एक लेटर दिखाया कि 9 या 11 मुखिया लोग हैं जिनके पति मुसलमान हैं जी, 100 से अधिक मुखिया हैं उन्होंने बताया, नहीं 11 लोगों का नाम दिखाया। ठीक है, आप उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर वो 11 लोगों का नाम दिखाते हैं तो क्या अगर मुखिया से कोई मुसलमान व्यक्ति शादी कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो बांग्लादेशी है? इसकी पुष्टि आप कैसे कराएंगे? पाठक जी देखिए, यही पुष्टि करने के लिए तो अब कोर्ट ने कह दिया है, करना इनको है, सारे डीसीज को कहा है, और ये क्या कहते हैं जाकर के, ये भेज देते हैं छोटे छोटे पदाधिकारियों को, यहां तक कि डीसी को भी, ताकि ये मामला टलते रहे, चुनाव तक ये मामला आगे बढ़ते रहे और हमको जवाब देना नहीं पड़े। चुनाव तो ये चाहते नहीं है, 6 महीने की बात ये चाहते नहीं है, लेकिन पूर्व में क्यों नहीं? न्यायालय की सरकार थी, गौतम जी करा लेना था। न्यायालय ने जो कहा उस पर क्यों नहीं जब सरकार जवाब दे रही है? 2016 में भी न्यायालय नहीं जवाब दे रही है सरकार। मैं जवाब देता हूं, 2016 और 2018 का विधानसभा सदन का भी आप निकाल लें, प्रदीप यादव जी ने भी ये सवाल उठाया था, रघुवर जी की सरकार थी, तो जवाब उस पर भी दे दीजिए कि 2018 में इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार पर ये लोग क्या काम किए। नहीं, अब अभी पीछे चले जाएंगे उस समय की रिपोर्ट। क्यों आप जब पीछे अभी आपका क्या मंतव्य है? 1951 आपका जब हम बात करेंगे, जब हम आएंगे 2018 का भी नहीं, जिस दिन हम उस पोजीशन में आएंगे आपको बता देंगे कि हमने क्या किया। आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिला था, राज्य की जनता हमने तो धर्मांतरण के बहुमत दिया था, धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया, मिला था, डबल इंजन की सरकार ठाकुर जी, लेकिन हमने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया, आपने और ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं किया? धर्मांतरण बढ़ रहा है, जुल्म हो रहा है, आज भी उसका वीडियो चल रहा है, एक एफआईआर नहीं कर रहे हैं, कितना मुश्किल से एफआईआर हो रहा है। पुराने वीडियोस को तो राहुल गांधी जी के पुराने वीडियोस के लिए भी आज का वीडियो जो उसको कहेंगे पुराना वीडियो है। जब आप 2000 खैर, इन सब मुद्दों का समाधान क्या हंगामा है या कुछ और सॉल्यूशन है इसके? अब गौतम जी बताइए। पहले तो घुसपैठ तय तो हो जाए कि कितने रेशियो में हुआ। पूरे देश में आंकड़ा यह कहता है 4.5 करोड़ जनसंख्या जो बढ़ी है वो घुसपैठियों की है, तो जवाबदेही कहां से शुरुआत होनी चाहिए? आज भानु प्रताप शाही जी कहते हैं कि हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं जहां विधानसभा है हमारा, तो ये सवाल नवीन जायसवाल जी से भी पूछना चाहिए कि पिछले 3 टर्म से वो विधायक हैं यहाँ के, और उन्होंने क्या किया इस चीज के लिए कि 20,000 मुसलमानों का डेटा बढ़ गया। अगर 20,000 मुसलमान तो आपका मानना है कि ये लोग घुसपैठिए नहीं? मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज पे आप सुन लें, तो ये नवीन जायसवाल जी से भी सवाल होना चाहिए कि 20,000 मुसलमान जो बढ़ गए हैं, क्या वो पूरे पाकिस्तानी हैं,
पूरे बांग्लादेशी हैं या फिर वो हिंदुस्तान के भी मुसलमान हैं जो पहले से यहाँ रहते चले आए हैं। तो ये डेटा कौन क्लेरिफाई करेगा, ये डेटा कौन बताएगा? सरकार ही करेगी ना। सरकार करेगी? कौन आप ही की सरकार करेगी? जो राज्य की सरकार है वो सरकार करेगी ना, राज्य की सरकार करेगी। राज्य सरकार ये आपके डेटा स्टेट करेगी के कि केंद्र सरकार डेटा करेगी? वो जनगणना तो केंद्र जनगणना सरकार करेगी कि राज्य सरकार केंद्र करेगी? की सरकार तो जनगणना के समय वो डेटा क्लियर करेगी ना। बिल्कुल, इस जनगणना बीच ही में तो आपके डीसी हैं, बात आपके तो यही कलेक्टर्स हैं, आपके है। डीएमएसपी जनगणना हैं। 2021 में होना था, कोविड का हवाला दिया प्रधानमंत्री जी ने, 22 बीत गया, 23 सागर कुमार जी ये कौन तय 24 करेगा? का 8वां महीना आने चलिए वाला ठीक है, सागर जी ये कौन तय करेगा? देखिए, अब तो ये कौन तय करेगा इस पर तो बहस अभी लंबी हो जाएगी जी। और घुसपैठ कोई मान ही नहीं रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है। मैं मान रहा हूँ 4.5 करोड़ का मेरा मैं बोल फोकस रहा हूं। और ये हमारा प्रधानमंत्री जी सदन में हमारा कह रहे हैं, फोकस सिर्फ असम घुसपैठ के नहीं था, मुख्यमंत्री जी हंगामा, सदन में हर कह बात रहे पे हैं। हंगामा। रांची में भी उन्होंने मीडिया के सामने कहा है, तो मैं तो मान रहा हूँ कि घुसपैठ हुआ। किस रेशियो में कहाँ हुआ है ये कौन क्लियर करेगा? सुन लीजिए बड़े भाई, आप कह रहे हैं घुसपैठ नहीं हुआ, चलिए वो तो मैंने कब कहा कि घुसपैठ आपने नहीं तो हुआ? बिहारियों की तुलना घुसपैठियों से कर दी। बिहारियों की तुलना? कैसे घुसपैठियों की बात? चलिए अगर इस आपने तो बिहारियों की तुलना कर दी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना आपके विधायक ने बिहारियों से कर दी। क्या गलत किया? क्या गलत किया? निशिकांत दुबे जी क्या निशिकांत दुबे बिहार जी के विरोध में आप बोल झारखंड रहे से हैं? बिलोंग करते हैं आपके क्या? प्रदेश अध्यक्ष बिहार से है, आपके विधायक मैं खुद बिहार से हूं, है। मैं खुद बिहार से आप हूं। खुद बिहार से, और आप कह रहे हैं कि क्या गलत किया? मैंने कि आप बिहारियों को घुसपैठी मानते हैं? मैं बिहार का जो नागरिक, भारत का नागरिक हर होता वो है, व्यक्ति उसको जो आप घुसपैठ मांग रहे हैं। आपने ओपन चैनल में आप कह रहे हैं, वो व्यक्ति गुनाहगार है। नहीं, आप तो ओपन चैनल में कह रहे हैं कि बिहार के लोग घुसपैठी हैं। आपने भी कहा कि क्यों नहीं कहेंगे? चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो। नहीं, पहले उनके बात की सीधा जवाब दे दीजिए। क्या बिहार के लोग बांग्लादेशी हैं? उत्तर प्रदेश के लोग बांग्लादेशी हैं जो यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं? नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी? डेमोग्राफी को पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, डेमोग्राफी का डेफिनेशन ये लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नेहा शिल्पी जी ने स्टेटमेंट दिया था डेमोग्राफी पे, तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया था। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? आप डेमोग्राफी को समझिए, सिर्फ बांग्लादेश का छोड़िए ना, क्यों यहाँ डेमोग्राफी की बात हो रही है ना? बिहारियों यहाँ डेमोग्राफी की बात हो रही है, घुसपैठ की बात हो रही है। इससे बड़ा दोहरा चरित्र कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोहरा चरित्र तो भाजपा दिखाते चली आई है। पार्टी का प्रदेश का मंत्री कहता है कि एकदम बिल्कुल सही था, और इनके पार्टी के प्रवक्ता और बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, ये उनका निजी बयान है। ये तो सांसद निशिकांत दुबे जी पे बात कर रहे हैं। ये निशिकांत दुबे जी बात कर रहे हैं आपके यहाँ से कि उनका निजी बयान है। अभी चैनल में बोल रहे हैं कि बिल्कुल घुसपैठी है। कौन? अभी आपने कहा कि हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे घुसपैठी है? तो मतलब आप बिहार, अगर आप डेमोग्राफी का डेफिनेशन समझ ही नहीं रहे हैं, जब डेमोग्राफी का डेफिनेशन ही नहीं समझिएगा, तो आपके नजर में और हमारे नजर में तो सब घुसपैठी होंगे। आप लोगों को तो डेमोग्राफी को क्लियर करिए ना, डेमोग्राफी को क्लियर करिए। चलिए हम लोग अब ये डेमोग्राफी, चलिए मैं बिहारी हूँ और मैं अभी इन बातों को छोड़िए, आप एक्सप्लेन तो करिए पहले। अब इन बातों को छोड़िए, डेमोग्राफी और घुसपैठ की बात। मैं ये अब एक मिनट का एक कंक्लूडिंग बात मैं करना चाहता हूँ। किस टॉपिक पे करना चाहते हैं आप? पहले मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ शिवपूजन जी। ये हम लोग चर्चा क्या था, हर बात पे हंगामा, सॉल्यूशन उससे होगा क्या? मैं उस पर 1 मिनट का कंक्लूजन आप तीनों से लेंगे। मतलब ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ये सत्ता पक्ष हमारे मुद्दों को भ्रमित करके और ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत काम किया। ये 5 साल की अपनी नाकामियों को इसी प्रकार से छिपाना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो जेन्युइन सवाल हैं, उस सवालों को भी तरह तरह के उसमें उलझा करके न तो ये सवाल का जवाब दे रहे हैं, और इनके जो असली मुद्दे थे, जो इनके वायदे थे, जो 5 साल तक फेल हुए, जिसमें ये उसका भी न इनके पास जवाब है, न हमारे मुद्दों का जवाब है, न राज्य के मुद्दों का जवाब है, न महिलाओं के मुद्दों का जवाब है, न किसी के क्योंकि ये सरकार किसी के लिए काम नहीं किया। ये आज अभी चले गए देवल जी, लोकतंत्र समझा रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री बनता है तो सबके लिए वक्त बहुत कम है। सबसे पहला निर्णय उन्होंने क्या किया? अपने नाम पर माइंस लिया, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन दिया। नहीं, यही निर्णय हुआ है जनता के हित में, यही निर्णय हुआ है। चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त कम है पाठक जी, वक्त कम है। हम आपके आरोपों का जवाब गौतम जी से ले लेंगे। गौतम जी 1 मिनट में। माइंस, जमीन, बालू, हंगामा ही एक सॉल्यूशन है क्या, ये जानना चाहते हैं उन्होंने। किसी देखिए, अगर आप जनहित में बात करना चाहते हैं, आप जनहित मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाना चाहते हैं, तो आपको सदन में
खड़े होकर के सवाल करना चाहिए, सदन के बाहर नहीं। अगर सदन के बाहर आप सवाल करते हैं तो जनता इस बात को भली भांति समझती है कि आपका मंशा यह है कि सदन सुचारू रूप से ना चले। तो ये पिक्चर क्लियर है, ये चाहते ही नहीं है कि सदन सुचारू रूप से चले। नहीं तो पिछले 4.5 पौने 5 साल में जो देखने को मिला वो देखने को नहीं मिलता। ये वे लोग बोल रहे हैं। चलिए अब आप सागर कुमार जी माइक तोड़ते हैं। सागर कुमार जी, वही लोग बोल रहे हैं जिनके 146 या सांसदों उसके का राजनीतिक मायने मतलब है बहिष्कार किया गया इनके प्रधानमंत्री द्वारा, भाजपा के प्रधानमंत्री द्वारा ये किया गया। 146 एमपी को सस्पेंड किया गया था। ये सदन ने भी देखा और देश की जनता ने भी देखा। सागर कुमार जी, कि हंगामा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है जी। और जिस तरीके से झारखंड में एनडीए के विधायकगण जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनको सरकारी तंत्र लगा करके और सरकारी बल लगा करके जिस तरीके से रोका जा रहा है, इसको लेकर के बहुत ही जो कि हम कह सकते हैं कि लगातार जो है हंगामा बढ़ते जा रहा है, जो कि कहीं से भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और अब तो किसी भी क्षण प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जो है सारे लोग इस बात को जानते हैं कि यूपीए की सरकार जा रही है, एनडीए की सरकार आ रही है, इसलिए इन लोगों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, इसलिए इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। चलिए, तो ये हंगामा क्यों है बरपा? हंगामा करना खाली मकसद नहीं है, मकसद राजनीति भी है, और जब राजनीति जहां होगी हंगामा होना लाजिमी। फिलहाल टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बाकी खबरों के लिए नक्षत्र न्यूज़ के साथ, और तमाम अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।